Learners. Welcome to ZTR platform 10th. My name is Bilbil Rai Goswami and today I am going to start the chapter of chemistry, that is the chapter number 1, chemical reaction and equation. चलिए इसके बारे में हम डिटेलिंग में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में है क्या और ये टॉपिक आपके क्लास 10th में दिया ही क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके मीनिंग की, और इस चैप्टर में जो सबसे पहले जो आपका केमिकल, इसका जो चैप्टर का नाम है उसकी बात करते हैं फर्स्ट। ओके, सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई एम राइटिंग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को मैं कोरिलेट करूंगी आप देखते होंगे डेली लाइफ में कि डेली लाइफ में हम ये देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑल दो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बट फिर भी हाँ इनिशियली स्टार्ट हुआ होगा बहुत पहले, बट हाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है कि आपकी कोई विंडो है या कहीं पे आप कहीं जा रहे हो, साइकिल हो या कोई आयरन का पार्टिकल हो, जहां पे हमने क्या देखा कि रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग ऑफ आयरन हमने देखा कि मम्मी ने अगर गैस पे दूध चढ़ाया हुआ है और उसको फिर क्या किया, उसको बंद करके हमने एक दिन खुला छोड़ दिया तो दूसरे दिन वो खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? मतलब कि केमिकली कुछ तो चेंज होता है जिसकी वजह से जो मिल्क रखा हुआ है वो एक दिन बाद खराब हो जा रहा है, और जो आयरन की जो हमारी रॉड्स हैं, सारी चीजें वो भी हमने बहुत, ठीक है ये लॉन्ग प्रोसेस है बट ये प्रोसेस हमारे सामने तो आई है। हमने देखा है कि आयरन जो है रस्टिंग हो जाती है आयरन में, और जो आयरन हम इतना स्ट्रांग मानते हैं, इतना ही हार्ड मानते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर की सरफेस को टच करते हैं तो वो पाउडरी हो जाता है। वो क्यों होता है, उसके क्या रीजन है? हम डाइजेशन भी करते हैं, खाना फूड खाते हैं बट उसका डाइजेशन होता है, तो उसका डाइजेशन में भी जो हम फूड पार्टिकल खाते हैं और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें भी केमिकली बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। तो वो क्या है, कैसे करके ये सारी चीजें हो रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन। एक चीज समझिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है केमिकली चेंज होना। मतलब प्रीवियसली जो भी आप केमिकली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, प्रीवियसली कोई चीज डिफरेंट थी और बाद में एकदम ही डिफरेंट हो जाना, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि हाँ फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल क्या चेंज होता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास मतलब क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हमें पता है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आपका ऑल्दो क्लास 9th का है बट ठीक है थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज अगर बहुत छोटे से मतलब बहुत छोटा सा ही टॉपिक है और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जो कि रिवर्ट हम कर पाए वापस से जो इनिशियली जैसा था, जैसे आइस का कन्वर्ट होना लिक्विड स्टेट में, अगेन फिर आइस का गैशियस, हम उसको हीट करेंगे तो वेपर बन जाएगा, उसको ठंडा करेंगे तो वापस से लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को वापस हमने फ्रीजर में जमा देंगे तो वो बन जाएगा सॉलिड। तो ये एक फिजिकल चेंज है। बट पेपर को लेके मैंने अगर पेपर को क्या कर दिया, पेपर को लाइट अप कर दिया, मतलब पेपर को जला दिया, तो पेपर बन जाएगा क्या, ब्लैकिश, क्या बन जाएगा। तो जो पेपर का जो चेंज होगा वो वापस से जो आपका जो कार्बन बन जाएगा वो वापस से पेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये होता है केमिकल चेंज। ठीक है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करेंगे हम, इनिशियल और फाइनल स्टेट एकदम अलग रहेगा, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि पहले, ऐसी कोई चीज जो कि पहले एकदम अलग थी बट रिएक्शन होने के बाद एकदम अलग हो गई। जैसे कि मैंने बोला आयरन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, आयरन बहुत ही हार्ड है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी जब उसमें रस्ट लग जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाएगी। पहले वो हार्ड था पर अब वो पाउडरी बन गया है, मतलब केमिकली कुछ तो चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिकली अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर के। मैं बोल रही हूँ केमिकली कोई चीज रिएक्ट कर रही है, जैसे कि आपका ए रिएक्ट करा बी से और उसने बनाया सी, ए ने रिएक्ट करा बी से और उसने एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया सी। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये केमिकल चेंज है।
ये एक केमिकल चेंज है जिसको मैं दिखा रही हूं सी से कि ए रिएक्ट्स विद बी इट फॉर्म सी, तो ये केमिकल चेंज है। आपको पता है एटम्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन किनके बीच में होगा, ये केमिकल रिएक्शन होगा आयंस के बीच में, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। इसका एग्जांपल भी मैं दूंगी, एक एग्जांपल चलो ले लेते हैं। N2 reacts with H2, N2 reacts with H2, it will form ammonia, it will form ammonia। हाँ, इसकी बैलेंसिंग भी आज सीखेंगे कि कितना नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होके आपका अमोनिया बनाएगा। तो अभी तो मैं बैलेंस कर दे रही हूं, बट बैलेंसिंग आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे करके इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, देखिए नाइट्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन भी गैस थी, दो गैस को मिला के एक नया ही गैस बन गया जिसको हम बोलते हैं अमोनिया का गैस। ठीक है, अमोनिया बहुत ही डिफरेंट, केमिकली चेंज हो गया, आपका बन गया अमोनिया। ठीक है, तो ये एक केमिकल, हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। अब इसी के और आगे जाएंगे, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन पे जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी से ही पूरा लिया गया है, सो दैट कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सो द प्रोसेसेस इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, अ सब्सटेंस एक सब्सटेंस भी हो सकता है और सब्सटेंसेस, है ना। The processes in which a substance or substances undergo a chemical change to produce new substance or substances with entirely new different properties are known as chemical reaction। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो हमने पहले लिखा था A प्लस बी रिएक्ट करा, उसने बनाया C, A प्लस बी ने रिएक्ट करके जो C प्रोडक्ट बनाया है, ये C प्रोडक्ट जो है आपका, ये केमिकली एकदम चेंज होना चाहिए। ये अगर मैं बोल रही थी कि ये कैसा था, ये गैस, ये दोनों ही गैस थे, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज पहले थी, सी की प्रॉपर्टी उससे डिफरेंट होगी, तभी हम बोल रहे हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू डेफिनेशन। तो हमें क्लियर हो गया कि ठीक है मैम, डेफिनेशन क्लियर है कि कोई भी चीजों को हम रिएक्ट कराएंगे, जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक नया ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब प्रोडक्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि प्रोडक्ट क्या है, तो ये समझ लो दो चीज को मैंने कंबाइन किया, कुछ तो बनेगा, वही चीज को प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो जब बनेगा आपको, उसी को मैं बोल रही हूँ, नया प्रोडक्ट जो होगा वो एक केमिकली चेंज प्रोडक्ट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज एकदम चेंज होगी। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ये मोस्टली हम स्कूल्स में ये वाला एक्सपेरिमेंट कराते हैं, बहुत इजी होता है। एक मैग्नीशियम की रिबन होती है पतली सी, उस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। मतलब आप लाइटन अप करोगे और हीट करोगे मैग्नीशियम रिबन को। हमें पता है एक चीज और, अगर नहीं पता तो वापस मैं बता दूंगी, क्या है वो चीज, कि जब भी हम बर्निंग करते हैं, किसी चीज को जलाते हैं, तो हमेशा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अगर कोई चीज आपको लिख दिया स्कूल में या कहीं पे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया कि मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन, तो आप उसमें ऑक्सीजन कंसीडर करोगे कि ऑक्सीजन भी है। तो यहां पे मैग्नीशियम लिखा है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा, किसके साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और क्या बनाया, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। तो मेटल और गैस दोनों ने मिलकर बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन सॉलिड स्टेट में थी, सॉलिड थी। ठीक है, ऑक्सीजन एक गैस था और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडरी सॉलिड आपको मिलेगा। ये जब आप रिएक्ट करोगे ये पाउडरस फॉर्म में मिलेगा, पाउडरी फॉर्म में आपको मिलेगा और व्हाइटिश कलर का होगा। ये आपका व्हाइटिश कलर का होगा, व्हाइटिश कलर का पाउडरी फॉर्म होगा, एकदम ही चेंज हो गया। मैग्नीशियम रिबन जो कि सॉलिड थी क्या सॉलिड एक मेटल थी, वो अब बन गई है पाउडरी फॉर्म में। मतलब इसका पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है, क्योंकि उसमें केमिकली कोई रिएक्शन हुई है। किससे रिएक्ट करा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। ठीक है, नाउ कम टू, ये देखिए ये उसी का इमेज लिया हुआ है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
देखिए यहाँ पे हमने बंसन बर्नर लिया टोंग से फॉर एग्जांपल दिस इज द टोंग से मैंने मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करेंगे और आप इसको बर्न करोगे। यहाँ पे आपको ये पूरा दिख रहा होगा, यहाँ पे इमेज में वाइटरी पाउडरी फॉर्म दिखेगा जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया और जो फाइनल हमें चीज मिली वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ना मैग्नीशियम मिला अलग से कि हमारा मैग्नीशियम ज्यादा हो गया, ना ऑक्सीजन मिला, दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म मिला है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपको फिगर नंबर 1.1 एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। नाउ आफ्टर दैट ये वॉच ग्लासेस, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें सीबीएसई की तो वो डायरेक्टली क्वेश्चंस भी उठा लेता है आपकी इमेजेस पे। एक्टिविटी से रिलेटेड 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ठीक है आपने बोल दिया मैम कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। मान लो यार एयर में भी केमिकल रिएक्शन होगी, मुझे तो नहीं पता चला क्या हुआ। हम लैब में गए, मैंने एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिलाया, पानी रखा हुआ है खुला, उसमें केमिकल रिएक्शन हो गई, पर वो ग्लास जो है मान लो ट्रांसपेरेंट तो है, ट्रांसपेरेंट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि वो कलरलेस का कलरलेस ही है। तो मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको कैसे समझ में आएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्या क्या चीज है जिससे आप समझेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए यहां पे लिखे हैं कुछ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहला पॉइंट है चेंज इन कलर, मतलब आपने एक केमिकल को, एक कलरलेस केमिकल दूसरा कलर्ड हो या दोनों ही कलरलेस हो, मिक्स किया तो चेंज हो गया कलर। आप समझ जाओगे कि कोई तो केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से केमिकल का जो कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, कलर चेंज, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई आप केमिकल रिएक्ट कर रहे थे, जिंक में नाइट्रिक एसिड, जिंक हमने रखा यहाँ पे, ये कोई हमने क्या लिया है, ये हमने कोई कॉनिकल फ्लास्क लिया, यहाँ पे जिंक रखा, Zn जिंक, और उसमें आपने HNO3 नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या होगी इससे, रिलीज होगी H2 गैस। आपको कैसे पता रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन गैस की स्मेल आने, हाइड्रोजन गैस तुरंत आपका रिलीज होगा। और इसको चेक करने के लिए क्या लाओगे, इसको चेक करने के लिए ये बहुत जल्दी आगे पकड़ लेता है, आप इसके सामने लाइट लेके जाओगे तो बहुत जल्दी से एक आपको पॉप साउंड भी इससे समझ आ सकता है। ठीक है, पॉप साउंड से भी आप समझ सकते हो। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जिंक के साथ HNO3 जब रिएक्ट करेगा तो H क्या रिलीज, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा और H2 गैस रिलीज होगी, मतलब गैस रिलीज होगी तब भी कोई रिएक्शन हो रही है, कलर चेंज हो रहा है तब भी कोई रिएक्शन हो रही है। फिर टेम्परेचर का चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज मींस मैंने बोला यहाँ पे कोई एक बीकर रखा हुआ है और इस बीकर में कोई केमिकल है जिसमें कोई रिएक्शन हो रही है, और पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब था, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब, दोनों को मैंने इसमें ऐड कर दिया, दोनों टेस्ट ट्यूब का जो भी केमिकल था मैंने इसमें ऐड कर दिया और मैंने उसको होल्ड करा हुआ था। अब मैंने देखा कि वो जो बीकर है वो क्या हुआ, हीट अप हो गया है। वो जो बीकर है आपका, वो जो बीकर है वो क्या हो गया है, वो जो बीकर है आपका क्या हो गया है, हीट अप हो गया है वो बीकर। ठीक है, ये बीकर आपका हीट अप हो गया है, हीट अप, गर्म हो गया है वो बीकर। आपने देखा दोनों रिएक्ट करे, वो गर्म हो गया। मैम ये क्या हुआ, गर्म कैसे हो गया, वो क्या चीज हुई जिससे गर्म हो गया, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होता है, हाँ ठीक है गर्म हो सकता है तो बीकर आपका ठंडा भी हो सकता है, दोनों प्रोसेस पॉसिबल है। तो बीकर गर्म भी हो सकता है ठंडा भी हो सकता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि कलर चेंज हो सकता है, गैस कोई रिलीज हो सकती है, टेम्परेचर का चेंज भी हो सकता है, कोई केमिकल रिएक्शन करी तो टेम्परेचर का चेंज भी हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज भी हो सकता है। फिर तीसरी चीज, तीसरा एग्जाम्पल बहुत इजी है, सॉलिड, सॉलिड कोई चीज है, ठीक है, उसका लिक्विड हो जाना, लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना। स्टेट अगर आपको चेंज मिल रहा है, स्टेट का चेंज, कोई मेटल है उसने किसी से रिएक्ट कर लिया और वो लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है,
या कोई भी केमिकल है जो कि रिएक्ट करके लिक्विड स्टेट में आ जाता है, या उसका कोई स्टेट चेंज होता है, गैस से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस में आ जाना, ये सारे स्टेट का चेंज तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम रिएक्शंस भी करते हैं, लैब्स में भी हम रिएक्शंस करते हैं, तब भी हम ये देखते हैं कि 2-3 केमिकल्स को मिलाया फिर क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं। क्रिस्टल्स फॉर्म अगर आपको घर पे देखना है, ठीक है, लैब नहीं है हमारे पास, हम घर पे देखेंगे। क्या करोगे घर पे, हमने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, अब आप क्या करो, उसको थोड़े दिन तक सॉल्ट को भी पूरा अच्छे से मिक्स कर दो, थोड़े दिन तक बाहर रख दो, वाटर जितना होगा इवेपोरेट हो जाएगा और वापस से आपको क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई कि सिर्फ हमारे पास सॉल्ट बचा तो, ठीक है, वाटर और सॉल्ट को रिएक्ट करा तो अगर हम वाटर को उसमें से हटा दे या इवेपोरेट कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा। बट अगर हम 2-3 सॉल्ट को मिक्स करें तो जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ठीक है, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर सब मिक्स करके कोई चीज बन रही है, जैसे एलम का हम रिएक्शन देखते हैं, एलम बनता है हमारा, जैसे हम कहते हैं फिटकरी, है ना, वो फिटकरी भी हम लैब में बना सकते हैं। कैसे, तो वो कैसे हुआ, स्टेट चेंज हुआ, हम बहुत सारे केमिकल्स मिलाएंगे लिक्विड में, सारे लिक्विड केमिकल्स मिलाए, कुछ क्रिस्टल्स भी मिलाए, और उसके बाद बना क्या हमारे पास बन गया एलम, जिसको हम बोलते हैं फिटकरी। वो यूज होती है घरों में भी और वो लैब्स में भी बनाई जाती है, मतलब चेंज इन स्टेट। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, क्या किया था मैंने आपको एक्सप्लेन, फर्स्ट थिंग कि यहां पे यही चीज है, हमने यहां पे लिया है आपका, यहां पे देखिए हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें मैंने ले लिए जिंक ग्रैन्युअल्स, जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्युअल्स ले लिए और उसके अंदर हमने H2SO4 रखा हुआ है, जिंक ग्रैन्युअल से दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होना चाहेगी, बट अभी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पा रही है क्योंकि ये कॉर्क बंद है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे पाइप लगी हुई है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, ये जो पाइप लगी हुई है इसके थ्रू जो गैस है उसको आप क्या कर सकते हो, यहां से जो आपको गैस निकलती हुई दिख जाएगी H2 गैस आपको दिख जाएगी, यहां से रिलीज होते हो, मतलब कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें कि क्या हुआ, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, रिलीज ऑफ H2 गैस, मैं आपके लिए लिख रही हूं हाइड्रोजन गैस, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब है कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट आते हैं कि ठीक है, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया हमने कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब देखते हैं कि इसमें 2-3 टॉपिक्स है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन तो हम समझ गए। अब केमिकल इक्वेशन की मैम कोई रिएक्शन दी हुई हो, हम उसको लिखेंगे कैसे करके आप लिखोगे, तो सबसे पहले तो आता है हमारे पास, सबसे पहले वाला पार्ट होता है यहां पे, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शन पढ़ ली कि हाँ केमिकल्स रिएक्ट करे, उससे प्रोडक्ट, हमारा कोई नया प्रोडक्ट जो बनेगा वो केमिकली चेंज प्रोडक्ट जो बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज पूरी डिफरेंट होगी, वो उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज जो हो रहा है उसी को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन और उससे चेंज प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब हमने उसमें देख लिया कि हाँ हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, वो भी हमने बोल दिया कि वो भी हमें समझ में आ गया। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, chemical equations make use of symbol to represent factors such as direction of the reaction and the physical states of the reacting entities. Chemical reaction can be represented on paper with the help of chemical equation. अब आप बोल रहे हो कि ठीक है मैंने कोई 2 बीकर लिए, यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है, ये एक बीकर लिया, ठीक है, और ये एक बीकर लिया हमने, और इसमें एक और दूसरा बीकर लिया,
दोनों में अलग अलग केमिकल से दोनों को मिक्स किया, हमारा तीसरा कुछ बन गया। ठीक है, तीसरा हमारा कुछ प्रोडक्ट बना। अब मैं बोल रही हूं कि ये सारे केमिकल्स को अगर मुझे आपको कॉपी में पढ़ाना हो, बोर्ड पे समझाना हो, तो मैं कैसे समझाऊंगी? तो मैं कैसे समझाऊंगी आपको ये सारी रिएक्शंस को? मुझे एक कॉपी में समझाना है, कैसे करके बताऊंगी मैं? तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स तो होनी चाहिए, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होने चाहिए। तो वो शॉर्ट फॉर्म्स आज पढ़ेंगे कि वो शॉर्ट फॉर्म्स क्या है। तो वो जो शॉर्ट फॉर्म्स है हमारे, वो देखिए क्या है। वो जो शॉर्ट फॉर्म्स है हमारे, देखिए क्या है। सबसे पहले ये कोई रिएक्शन लिखी हुई है यहां पे, आपको इस रिएक्शन को लिखने का तरीका आना चाहिए। जैसे कि इसी को मैं डायरेक्टली वर्ड्स में लिखती हूं, हाइड्रोजन। अगर विजिबल नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि विजिबल नहीं था, या अभी जो भी देख रहे हैं वो बताएंगे कि विजिबल है या नहीं है। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, सेम ही बात है। तो हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ और क्या बना दिया? वाटर, एंड इट फॉर्म्स वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर। तो ये जो इक्वेशन है इसे कहते हैं हम वर्ड इक्वेशन। मतलब रिएक्शन की चीजों को हम वर्ड्स में लिख दे। हाइड्रोजन को हम लिख दे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हम लिख दे ऑक्सीजन, और जो बना उसको लिख दिया हमने वाटर। तो वो जो वर्ड्स में मैंने लिखा है उसको मैं बोलती हूं, उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। कोई भी चीज वर्ड्स में लिख के समझाना, कोई भी रिएक्शन को वर्ड्स में लिख के आप समझाओगे, वो हो जाएगी वर्ड इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन को, कोई भी केमिकल इक्वेशन को, कोई भी केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स में लिख के समझाओगे, वो हो जाएगा आपका वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इस वर्ड इक्वेशन में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो जाननी है। वो ये कि ये जो वर्ड इक्वेशन है इसमें हमने अभी लिखा, क्या लिखा था मैंने? हाइड्रोजन। मैंने लिखा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, तो ध्यान रखना है हमें, जितनी चीजें रिएक्ट करेगी उसके बीच में मुझे लगाना होगा प्लस साइन। जितनी चीजें रिएक्ट करेगी उसके लिए मुझे लगाना होगा प्लस साइन। कि हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा, किसके साथ रिएक्ट करा? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करा है। ठीक है, उसके बाद मेरा जो फाइनल चीज क्या बनी है? मेरी फाइनल चीज बनी है वाटर। तो जब हम फाइनल जो चीज बनी हो उसको दिखाने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, और उसका जो एरो का जो पॉइंट होता है वो टुवर्ड्स द फाइनल थिंग के पास होता है, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखोगे, बताओगे, तो आप बीच में जितने केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं उनके बीच में प्लस साइन लगाओगे। जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होगा उसके लिए आप ये ऐसे एरो से डिनोट करोगे। जो चीज रिएक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो चीज रिएक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो चीज रिएक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो भी चीज रिएक्ट हो रही है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। जो फाइनल चीज बन रही है, जो फाइनल चीज बन रही है उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज लर्न किया अभी? कि वर्ड इक्वेशन उसे कहते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप वर्ड्स में लिख दो, वो हो गए वर्ड इक्वेशन। ठीक है, जितनी केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं उनके बीच में हम लगाते हैं प्लस साइन। जितने केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं उसके बीच में हम लगाते हैं प्लस साइन। जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको दिखाते हैं हम एरो से। एरो का जो पॉइंट है वो टुवर्ड्स प्रोडक्ट होता है। एरो का जो पॉइंट है वो टुवर्ड्स प्रोडक्ट होगा। जो चीज रिएक्ट कर रही है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो फाइनल चीज बन रही है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये होता है आपका वर्ड इक्वेशन, इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड्स में जैसे लिखते हैं, नॉर्मली आप वर्ड्स में लिखते हो, वो हो गया आपका एक वर्ड इक्वेशन। उसको लिखने का एक तरीका है कि बीच में आप प्लस साइन लगाओगे और प्रोडक्ट के टुवर्ड्स प्रोडक्ट आप ये एरो मार्क करोगे, बस हो जाता है आपका वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन कुछ नहीं है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखना, दैट इज वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अभी केमिकल इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, वर्ड इक्वेशन तो मैम समझ में आ गया कि क्या है, पर केमिकल इक्वेशन क्या है?
केमिकल इक्वेशन ये है कि हर बार मैं अगर बोलूं कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, वाटर, उसमें बहुत सारे केमिकल्स रिएक्ट करें, ठीक है, एक साथ बहुत सारे केमिकल्स रिएक्ट करें और रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाया, तो क्या मैं उसको इतने लाइन से लिखते जाऊंगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत सारे, एक साथ मैं कितनी सारी चीजें लिखूंगी? तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको शॉर्ट ट्रिक करने के लिए हमने कुछ सिंबल्स बनाए हैं, और वो सारा कुछ आपको दिखता है पीरियडिक टेबल में। जितने एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, उसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे किसमें, केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए। तो यहां पे इसी रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? H2 किससे रिएक्ट करा? H2 मतलब हाइड्रोजन। किससे रिएक्ट करा? O2। किससे रिएक्ट करा? O2। बनाया क्या उसने बनाया H2O। क्या बनाया उसने? H2O। बैलेंसिंग करेंगे, अभी बैलेंसिंग बताएंगे, अभी मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूं। बैलेंसिंग करने के बाद क्या रहा है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2। तो 2 ऑक्सीजन, ये आपका पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये होता है, मतलब समझिए बहुत इजी है। केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखना वर्ड इक्वेशन होता है, केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में लिखना, केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में लिखना केमिकल इक्वेशन होती है। केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखना वर्ड इक्वेशन होता है, केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में लिखना केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें और ध्यान देंगे, जैसे कि वापस से मैं ये लिख रही हूं, जैसे कि H2 plus O2 gives 2H2O। अब इस इक्वेशन में हमने कहीं कहीं स्टेट भी मेंशन करना होता है। स्टेट का मतलब क्या? स्टेट का मतलब हमें पता है, जो अभी तक पढ़ते आ रहे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हाँ वही चीज आपको मेंशन करनी होती है कि गैस के लिए G डिनोट करोगे, और इसके लिए ये क्या, ये वाला जो बना है ये भी आपका गैसियस फॉर्म में ही बना हुआ है अभी। तो ये चीज क्या है आपकी? ये है आपका है दैट इज रिएक्टेंट, एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट, तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। फिर से सुनो, अगर सॉलिड होता है तो उसके लिए हम ये स्मॉल s ब्रैकेट में यूज करते हैं। अगर लिक्विड है तो उसके लिए हम स्मॉल l यूज करेंगे। अगर गैसियस फॉर्म में है तो उसके लिए हम स्मॉल g डिनोट करेंगे। और अगर एक्वस स्टेट में है तो उसके लिए हम AQ यूज करते हैं। एक्वस का मतलब कोई केमिकल या कोई चीज को हम जब वाटर से बनाते हैं, पानी से मिला के कोई मिक्सचर बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस। तो अगर आपका यहाँ पे मैंने G लिखा है, मतलब गैस, स्टेट क्या है? गैस। यहाँ पे भी क्या है? G, गैस। यहाँ पे क्या है? G, मतलब कि गैस है सारे। इसको स्टेट डिफाइन करने के लिए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई नो दिस इज वेरी इजी, बट आप हमेशा ये बेसिक चीज क्लियर नहीं होती, इसी वजह से फिर हायर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम आती है कि ये क्यों आया, कैसे आया, कौन से चैप्टर में दिया होता है इसका बेसिक, कौन सी क्लास में है। तो हाँ, क्लास 10th में आपका केमिकल रिएक्शन का बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। उसके बाद सिंबल्स हमें समझ में आ गया। फिजिकल स्टेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वही चीज मैंने अभी आपको जो बताया, SLG, एक्वस। हाँ, और एक और होता है PPT, जिसे कहते हैं, PPT लिखते हैं हम, पर उसका फुल फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PPT। प्रेसिपिटेट का मतलब कुछ नहीं है, आप ये समझिए, कोई चीज को वाटर में अगर हम ऐड कर रहे हैं, या 2 केमिकल को हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, एक्वस, ठीक है, 2-3 केमिकल को ऐड कर रहे हैं, बट वो केमिकल एक दूसरे से रिएक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, बीकर लिया, यहाँ पे कोई केमिकल है, कोई चीज ऐड नहीं हो रही, यहाँ पे एंड में कोई चीज ऐड नहीं होके एंड में बस जमा है, नीचे इकट्ठा हो गई है, कोई केमिकल नीचे इकट्ठा हो गया है, और आधा केमिकल तो ऊपर है और कुछ केमिकल नीचे जम गया है। तो जो केमिकल नीचे जम गया है ना, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, PPT।
उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। जो घुलता नहीं है पूरे सॉल्यूशन के साथ, जो मिक्स नहीं होता पूरे सॉल्यूशन के साथ, उसे हम बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो ये पांचों पॉइंट आपको नोट करना है। वर्ड इक्वेशन, जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखते हैं वर्ड इक्वेशन, उसी को सिंबल्स में लिख देते हैं तो केमिकल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आगे देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली क्या होता है कि हमें केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस का मतलब ये कि कितना जिंक रिएक्ट करा इससे, कितना इससे रिएक्ट करा, तो उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है कोफिशिएंट से। तो वो आगे देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है। आपके एनसीईआरटी बुक में टोटल 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। कितने स्टेप्स लिखे हैं? 7, अप्रोक्सीमेट 7 स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। आज हमने जो पढ़ा पहले रिव्यू करते हैं, फिर इस पर आते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन क्या है, सिंबल्स उसके पढ़ लिए हमने, जो भी फिजिकल स्टेट बोलते हैं। अब हम आए हैं कि केमिकल जो आपकी रिएक्शंस है उसको आप कैसे करोगे, उसको आप बैलेंस कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं। बैलेंस करना जरूरी भी क्यों है? क्योंकि एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि उन्होंने ये बोला, अभी हमने पढ़ा ना कि रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, तो मैंने ये लिख दिया रिएक्टेंट। ए और बी आपका रिएक्टेंट है, जो कि आपका सी और डी बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये सी बना रहे हैं। तो जो ये रिएक्टेंट है आपका, ये जो रिएक्टेंट है, ये जो आपका रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 लीटर पानी में कोई केमिकल मिलाया, 2 लीटर पानी में हमने 10 ml कोई, या चलो हाफ लीटर ले लो, हाफ लीटर में हमने कोई रिएक्शन करवाई। ठीक है, कोई रिएक्शन करवाई, या तो फिर आप नॉर्मली समझ लो, ये जो है, दूसरा एग्जांपल ले लो, ये जो है मैंने 3 ml लिया, ठीक है, और बी जो है मैंने 2 ml लिया। ठीक है, 2 ml और 5 ml लिया, नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाते हैं इसमें, है ना। तो मैंने कुछ अमाउंट ए और बी का लिया, दोनों को मिक्स किया, तो जो सी और डी बनेगा ना, वो भी इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो भी इसके इक्वल होना चाहिए। अभी तो मैं इसको एमएल में बता रही हूँ, पर केमिकल रिएक्शंस में हम इसको मेनली मोल्स में कैलकुलेट करते हैं कि ये इसका कितना मोल है, इसका कितना मोल से, ये कितने मोल से, ये कितने मोल से। जैसे कि हम जो सब्जी वगैरह खरीदते हैं उसके लिए हम केजी यूज करते हैं ना, केजी, वैसे ही केमिकल रिएक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए, उसकी क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो आफ्टर दैट, क्यों लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। मुझे हो सकता है कि रिएक्टेंट साइड पे कोई चीज ज्यादा दिए पर प्रोडक्ट साइड पे कम हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। और बैलेंस करते टाइम आपको एक चीज का बहुत ध्यान देना है, वो ये कि एक एक एलिमेंट को बैलेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को अलग बैलेंस करना है। ऐसा नहीं करना है कि H2O है यहाँ पे, अगर रिएक्टेंट में आपके 3 H2O है तो यहाँ पे ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल नहीं माना जाएगा। इसमें आपको हाइड्रोजन को अलग बैलेंस करना है और ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करना है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। और मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पा रही हूँ, मुझे ये लग भी रहा है, क्योंकि आपके आंसर्स आ रहे हैं। तो H2O यहाँ पे जो लिखा है, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन अलग बैलेंस करना है और ऑक्सीजन अलग बैलेंस करना है। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग हम समझ गए। अब इसको एक इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम बैलेंस करके देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने बोला कि आपके बुक में तो कितने, 7, करीब 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं। 7 स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं बुक में, तो पर उसको शॉर्ट ट्रिक्स में हम 2-3 से 4 स्टेप्स में इसको सीखते हैं। कैसे करके, सबसे पहले जो भी आपको रिएक्शन दी हो, उसको, जैसे हमारा दिया है, जिंक ने रिएक्ट करा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4।
क्या बनाया उसने, जिंक सल्फेट बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और रिलीज किया आपका हाइड्रोजन गैस। अब मुझे इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, मुझे इसको पूरा बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, बैलेंस करने के लिए पहले बुक में तो ये लिखा है कि सारे बॉक्सेस बना दो, सबको एक बॉक्सेस में कवर कर लो, और उसके बाद उसमें हमको ये देखना है कि सबसे जो बड़ा कंपाउंड या सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है। सबसे पहले आपको बैलेंसिंग में सिलेक्ट करना है कि सबसे बड़ा आपका मॉलिक्यूल कौन सा बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो बन रहा है आपका जिंक सल्फेट का, वो बन रहा है आपका जिंक सल्फेट का। यहां पे हमने देखा कि हमारा जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है वो है जिंक सल्फेट का। अब जिंक सल्फेट के लिए मैंने यहाँ पे देखिए ऐसा बॉक्स बनाया, आपको भी ऐसा बॉक्स बनाना है। उसमें सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके, सारे एलिमेंट्स को आप अलग अलग करके एक बॉक्स में लिख दोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके, आपको ऐसे यहाँ एलिमेंट का नाम, दिस इज एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट लिखोगे आप, यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ रिएक्टेंट लिखोगे और इधर पे आप लिखोगे प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो एलिमेंट कितने हैं हमारे पास है जिंक, हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास है सल्फर और हमारे पास है ऑक्सीजन। टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट है, ठीक है। ये चारों एलिमेंट के पहले आप नंबर्स लिखिए कि जिंक कितना है हमारे पास, काउंट करो। यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारे पास जिंक कितना है, 1। इधर पे जिंक कितना है, प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हमारे पास, 2। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे जिंक सल्फर हमारा कितना है, 1। यहाँ पे कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 4। यहाँ पे भी कितना, 4। मतलब कि ये वाला रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन तो बैलेंस है, अब दूसरा कैसे करेंगे, दूसरी रिएक्शन पे आओ, चलो दूसरा समझाते हैं, दूसरा कैसे करना है, ठीक है। ये वाली तो बैलेंस थी, समझ में आ गया, बॉक्सेस बनाया है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखिए कैसा है, हमने लिया आयरन, ठीक है। यहां पे एक बॉक्स बनाना है आपको, सेम जैसे कि हमने पहले किया था। ये मैंने ले लिया, स्टेप्स में यहां लिखते जाऊंगी और यहां पे हम प्रॉपरली उसको डिवाइड करके एक एक एलिमेंट के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने एलिमेंट, ठीक है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। सारे एलिमेंट्स को आप अलग अलग करके एक एक एलिमेंट को लिखिए। ये वाला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो मेरे पास है आयरन, मेरे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसके अलावा मेरे पास 3 ही चीजें हैं ना, 3 ही चीजें हैं, सिर्फ 3 चीजें ही है जिसको मुझे बैलेंस करना है। ऑक्सीजन है और इसके अलावा मेरे पास है हाइड्रोजन, ठीक है। चलो सबसे पहले सिलेक्ट करना है, सबसे पहले सिलेक्ट द लार्जर मॉलिक्यूल। सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूल है इस रिएक्शन में आपको चूज करना है। तो मुझे दिख रहा है ये वाला मॉलिक्यूल जो है सबसे ज्यादा बिगर है। तो इस मॉलिक्यूल में भी नंबर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो जो ऑक्सीजन है आप देखिए, काउंट करो, लेफ्ट साइड पे मतलब रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं आपके, 1, और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 4। आपका यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, और इस साइड भी 2। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। मतलब का आयरन और ऑक्सीजन में आपका डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया कि सिलेक्ट करना है सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है, हमने कर लिया सिलेक्ट। अब इसमें से सबसे पहले मैं स्टार्ट किससे करूं, किसको बैलेंस करना शुरू करूं, तो मैं स्टार्ट करूंगी ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर देखिए यहाँ पे 4 है। तो मैं स्टार्ट करूंगी ऑक्सीजन को बैलेंस करने से, ठीक है। इस रिएक्शन को वापस से लिखते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स क्या दिया, Fe3O4 प्लस H2। रिएक्शन लिख दी, ठीक है। दूसरा स्टेप बताएंगे, रिएक्शन लिख दिया। रिएक्शन में मेरे को यहाँ पे है, मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, ओनली 1। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी 4। चलिए अभी जो मैं कोफिशिएंट्स ले रही हूँ उसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 4, ठीक है, 4 ऑक्सीजन ले लिया।
ठीक है, अब देखते हैं, चेक करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस है क्या। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस है, हाँ ठीक है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे भी आपके 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो सेकंड स्टेप पे मैंने कर दिया ऑक्सीजन बैलेंस। थर्ड स्टेप में आएंगे, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आयरन कितना है, आयरन देखिए इसी मॉलिक्यूल में आयरन कितना है 3, तो यहाँ पे इस आयरन में भी मैंने लगा दिया यहाँ पे 3। सेकेंड स्टेप हो गई आपका 3 आयरन बैलेंस, ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया हमारा, आयरन बैलेंस, ठीक है, आयरन कितना हो गया 3, यहाँ पे भी 3, मतलब ये वाला चीज तो बैलेंस हो गया। सेकंड ऑक्सीजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बचता क्या है देखिए, 3 आयरन, ठीक है, 4 कितने हो गए ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, हाइड्रोजन हो गए हैं मेरे पास अभी, हाइड्रोजन हो गए हैं, कितने हो गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गए टोटल मेरे पास 8 हाइड्रोजन, तो मैं इसको कैसे बैलेंस कर दूंगी 4, टोटल हो गया 8। और ये चीज याद रखना है आपको, हमेशा जो भी कोफिशिएंट्स आप लिखोगे यहाँ पे, जो भी मैंने कोफिशिएंट्स लिए हैं वो हमेशा आप मॉलिक्यूल के फ्रंट में लिखेंगे, ठीक है, एंड में नहीं लिखेंगे, हमेशा आप फ्रंट में लिखेंगे। तो ये हो गया है आपका बैलेंस। अब आप चेक कर लीजिए, आयरन कितना है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ पे भी 4, प्रोडक्ट में भी 4, इसमें भी 4, और आपका हाइड्रोजन कितना होता है 4 × 2 8, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, मतलब अब इक्वेशन हो गई आपकी पूरी बैलेंस। सो थ्रू दिस आपको ये वाला भी बैलेंस करके लाना है और ये वाला, ये 2 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपको नेक्स्ट क्लास में तक आपको ये दोनों को सॉल्व करके लाना है कि दोनों को कैसे करके आप बैलेंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ। थैंक यू।